बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, हमने कल वैसे ही एक रिफ्रेशर के बच्चों को साथ करने के लिए एक ओवरव्यू दिया था। ओवरव्यू में मैंने ये कहा था कि भाई आप किसी कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते जब तक आप प्रॉपर रिस्क असेसमेंट ना कर लें। और रिस्क असेसमेंट का मतलब ये होता है कि आप पहले ये जान लें कि जिस चीज का आप ऑडिट करने जा रहे हैं उसमें कहाँ कहाँ क्या क्या मसला हो सकता है, तो अप्रोप्रिएटली आपने फिर ऑडिट करना होगा। मैंने कहा वंस यू हैव आइडेंटिफाइड रिस्क, तो वो रिस्क की आइडेंटिफिकेशन के बाद आप फिर एक काम ये करते हैं कि आप फिर करते हैं ऑडिट प्रोसीजर्स। आपको ऑडिट प्रोसीजर करने के बाद कुछ नताइज मिलते हैं, उस नताइज को मैं कहता हूं ऑडिट एविडेंस। उसको मैं क्या कहता हूं जी? ऑडिट एविडेंस। अच्छा, अगर ऑडिट एविडेंस या तो सही हो या गलत हो, उसके ऊपर हमें क्या देनी है? ओपिनियन देना है, ऑडिट रिपोर्ट देनी है। और फिर मैंने कहा कि भाई ऑडिट रिपोर्ट देने से पहले आप ये समझ लें कि ऑडिट रिपोर्ट होती कैसी है, वो नताइज कैसे बताए जाते हैं। सही है जी। फिर मैंने कहा क्या हमेशा ऑडिट रिपोर्ट सेम होगी या उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं? अच्छा, अगर कुछ हालात वाकयात हुए तो उसमें भी क्या आएगा? चेंज आएगा। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि अगर आपका रिजल्ट में ऊपर नीचे कुछ होता है तो क्या वही चीज लिखी हुई आती है, चेंज हो जाती है? सर चेंज हो जाती है। तो अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे भी वो चीज देखनी है कि नॉर्मल ऑडिट रिपोर्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है। अब कब कौन से, यानी फॉर एग्जाम्पल मिस स्टेटमेंट हो गई, तो अगर मिस स्टेटमेंट ये गलती पकड़ी गई है तो उसको कैसे बताना है? अगर सबूत नहीं मिल रहा तो उसको कैसे बताना है? अगर कोई सिग्निफिकेंट केस चल रहा है तो उसको कैसे बताना है? और अगर कोई गोइंग कंसर्न का मसला है तो उसको कैसे बताना है? वो सारी चीजें हमें रिपोर्ट के अंदर क्या करनी है? एड्रेस करनी है। हमने सर शुरू किया था कंपोनेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट में। जिससे पूछूंगा वो बता दे। मोती वाला मैंने बताया था कि सवाल पूछने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। ऑनलाइन में तो आप बता सकते हो जल्दी से। हाँ, वो एग्जामिनर किस तरीके के सवाल कर सकता है मुझे ऑडिट रिपोर्ट के अंदर? अच्छा, ये कह रहे हैं मोती वाले ने ये कहा कि सर वो सिनेरियो दे देगा और बोलेगा इस केस के अंदर ऑडिट रिपोर्ट कैसे ड्राफ्ट करेंगे। नहीं, वो पहला सिनेरियो जो मैंने बताया था वो ये था कि ऑडिट रिपोर्ट दे देगा और बोलेगा इसमें गलतियां निकालो। इसमें क्या निकालो? गलतियां निकालो। और गलतियां तब निकाल पाओगे जब यू नो कि ऑडिट रिपोर्ट होती कैसी है और कैसे बनती है, पहली चीज। दूसरी चीज मैंने कहा, बोलेगा कि भाई ये सिनेरियो है, बताओ कौन से एलिमेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट पे इंपैक्ट आएगा। फिर तीसरा सिनेरियो सिनेरियो देगा, बोलेगा इस रिपोर्ट का ये स्पेसिफिक सेक्शन लिख के दे दो। कितने तरीके के सवाल? तीन। पहला पूरी रिपोर्ट दे दी, बोला सही करके दिखाओ। दूसरा बोलेगा ये सिनेरियो बताओ कौन कौन सी चीज इंपैक्ट होगी। तीसरा बोलेगा भाई ये सिनेरियो लिख के बताओ कि इस रिपोर्ट का ये सेक्शन किस तरीके से ड्राफ्ट होगा। तो व्हाटसोएवर द केस इज, पहले मुझे सबसे पहले ये देखना है कि ओवरऑल ऑडिट रिपोर्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है। हमने शुरुआत की थी, मैंने कहा था सबसे पहले कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट में हेडिंग आती है जिसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। हम उसको इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट क्यों कहते हैं, जल्दी बताओ। क्योंकि सर हमारा इंडिपेंडेंट होना लाजमी है, वरना हमारे ओपिनियन की कोई वैल्यू नहीं होगी। अच्छा, फिर वो बोलता ही है कि आपने इस रिपोर्ट को एड्रेस भी करना है। एड्रेस ही कौन होगा? यूजुअली शेयर होल्डर होते हैं, और अगर कोई स्पेशल पर्पस ऑडिट है तो फिर जिसने अपॉइंट किया है वो एड्रेस ही हो जाएगा। क्लियर है? चले जी। हमने कहा कि सर अगर मैं यहाँ पे एड्रेसी की बात करूं, सही है जी, तो सर शेयर होल्डर्स मेंबर्स इन केस ऑफ जो हमारा रेगुलेटरी ऑडिट होता है, सही है जी, यूजुअली शेयर होल्डर्स को किया जाता है क्योंकि उनका पैसा लगा होता है। दूसरी चीज, या तो डायरेक्टर्स होंगे, इन्वेस्टर होंगे, या तो बैंक्स होगा। अच्छा भाई, डायरेक्टर कब होंगे? जब वो स्पेशल ऑडिट करवाते हैं। इन्वेस्टर कब होंगे? जब उसे कंपनी में क्या करना हो? इन्वेस्ट करना हो। अच्छा, तुमने देखा होगा कंसोलिडेशन FAR 2 में, जब मैं किसी कंपनी को खरीद रहा होता हूँ तो जो खरीदने वाला होता है वो हो सकता है अपनी विश पे उस कंपनी का क्या कर रहा है? ऑडिट करवा। तो क्या तुम उसके शेयर होल्डर को रिपोर्ट दोगे या इन्वेस्टर को, जिसने अपॉइंट किया है? बात क्लियर है? तो ऑल टुगेदर एड्रेसी जो है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए। क्लियर है जी? अच्छा भाई, ये दो कंटेंट्स तो हो गए। अब मुझे एक बात बताओ, समझना मेरी बात। सबसे पहले मैंने देखा कि भाई मैंने बता दिया मैं इंडिपेंडेंट ऑडिटर हूं। दूसरा मैंने एड्रेस कर दिया, जैसे तुम्हें मैसेज आता है कैब का। मैं तुमसे ये पूछता हूं,
सबसे पहले सबसे काम की बात होनी चाहिए, जैसे पास हो या फेल हो। तो इसलिए वो कहता है सबसे पहले अब काम की बात करना और बता देना ओपिनियन। क्या बता देना? ओपिनियन। अच्छा भाई, ओपिनियन बता देना, तो बात समझिएगा। वो कहता है कि ओपिनियन के जो अल्फाज हैं वो कुछ इस तरीके से स्टार्ट होंगे, तो मेरी बात पे फोकस करना। वो कह रहा है ओपिनियन के जो अल्फाज हैं वो कुछ इस तरीके से शुरू होंगे। We have audited the financial statements of ABC company for the year ended 31 दिसंबर 2020। सुनिएगा, वो कह ये रहा है कि भाई आप ये बताएं कि हमने ऑडिट किया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को किस कंपनी के। अच्छा, अब आप बोल रहे होंगे सर क्या ये चीजें बहुत अहम है याद करने के लिए? डेफिनेटली 100% आपको ये भेजे में फिट करनी है। रीजन दे रहा हूं एक एक करके। वो कह रहा है पहले बताओ हमने ऑडिट किया किस कंपनी का किया, वरना तो अगर तुमने यहाँ पे कंपनी का नाम नहीं लिखा तो तुम्हारी ऑडिट रिपोर्ट तो कोई भी यूज कर लेगा, बोलेगा कि ये रिपोर्ट उसने हमें दी थी, क्योंकि ऊपर शेयर होल्डर्स का नाम तो नहीं आ रहा होता ना। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं कह सकता हूं कि ओपिनियन के सेक्शन में मैंने शुरुआत कहां से करी है? हमने ऑडिट किया था, क्या ये लिखूं या बताऊं किस कंपनी का किया था? किस कंपनी का किया था? उस कंपनी के क्या ऑडिट किए थे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट किया था। और मुझे एक बात बताओ, जब मैं कह रहा हूं कि मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट किया था, इस कंपनी का किया था, और ये बोल क्या रहा है? फॉर द ईयर दिसंबर 31 2020। अब ये क्यों सिग्निफिकेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, जरा मेरी बात पे फोकस करना। यानी इधर 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 बाबू, इधर सब है इसके अंदर, पहले ये समझ लो बाद में देख लेना इधर। अब मुझे एक बात बताओ फोकस के साथ, मैं अगर यहाँ पे ईयर नहीं लिखूं तो क्या शेयर होल्डर को पता लगेगा मैंने किस साल का ऑडिट किया है? नहीं। तो ऐसे तो मैनेजमेंट बिला वजह बेवकूफ बनाती रहेगी शेयर होल्डर को कि देखिए हमने ऑडिट करवा लिया है। तो आपने स्पेसिफिकली अपनी बल्ली बचाने के लिए, लेट्स से एग्जांपल दे रहा हूं, आपने ऑडिट किया 2020 का, एक फ्रॉड हुआ था 2019 में, आपके पीरियड में कोई फ्रॉड नहीं हुआ था। तो मुझे एक बात बताओ, क्या एससीसीपी आपसे इंक्वायरी कर सकता है? नहीं। क्यों? आपने स्पेसिफाई कर दिया कि मैं इस पीरियड के लिए था, पिछले साल ऑडिटर कोई और था। तो मैं बताऊंगा, अच्छा फिर एससीसीपी कैसे मान ले कि तुमने इस पीरियड का ऑडिट किया है? हमने लिख के दिया है कि हमने इस पीरियड का ऑडिट किया। पता है तुम्हें, इतनी बारीकी से घुमाता है ना एग्जामिनर। एग्जामिनर करेगा ये कि वो लिख के देगा वी हैव ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सही है, फॉर द ईयर एंडेड, बीच में कंपनी का नाम घुमा देगा। तो फिर तुम्हें ये उसमें आइडेंटिफाई करके डेफिशिएंसी बतानी है कि कंपनीज नेम हैज नॉट बीन मेंशन्ड। बात क्लियर है? चलें जी, एक तो ये हो गया, स्टार्ट यहां से होना है। फिर वो दूसरी बात क्या कहता है, ये बताओ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर क्या क्या आता है। आई थिंक यू नो, बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और नोट्स। कितनी चीजें आती हैं? 5। एग्जाम्पल दे रहा हूं क्यों मैं। अच्छा देखो, पहले शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत हुई ओपिनियन से, ओपिनियन की हेडिंग से। ओपिनियन की हेडिंग के अंदर हमने बता दिया कि हमने ऑडिट किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑफ एक्सवाईजी कंपनी इस साल के लिए। फिर वो बोल रहा है यहां तक महदूद नहीं रहना, बताओ कि तुमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कौन कौन से एलिमेंट को ऑडिट किया है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर क्या क्या आता है? बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और नोट्स। 5 एलिमेंट्स आते हैं। अच्छा, क्यों लाजमी है? क्यों लाजमी है बताना जरा समझना। किसी ने कभी जिंदगी में एनुअल रिपोर्ट को देखा है? चलो मैं वैसे ही बता देता हूँ। एनुअल रिपोर्ट के अंदर समझना होता क्या भाई, बेसिक बात है ये। एनुअल रिपोर्ट के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो होते हैं, उससे पहले डायरेक्टर्स की कमेंट्री होती है कि हमने ये कर लिया, हमने ये अचीव कर लिया, हमने ये प्लांट लगाया। वो प्लीज समझिएगा, वो होती है अदर इंफॉर्मेशन। वो क्या होती है? ये सारे जार्गन है, ये सवालों में आएगा, समझिएगा। मैंने कहा ये पूरी एक बुक है जिसको मैं कहता हूं एनुअल रिपोर्ट। क्या कहता हूं? एनुअल रिपोर्ट। अच्छा भाई, मैं यहां पे लिख भी देता हूं, ये एनुअल रिपोर्ट है। इस एनुअल रिपोर्ट में डायरेक्टर्स को कंपनी लॉ कहता है, कंपनीज एक्ट कहता है कि आप बीइंग अ पब्लिक कंपनी आप अपनी रिपोर्ट इसके अंदर लगाएं
कि आपकी परफॉर्मेंस क्या थी, वो लीगल रिक्वायरमेंट है। वो किसकी रिक्वायरमेंट है? पर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, जरा मुझे बात समझाइए, जिसमें रेशियोज वगैरह निकालते हैं, डायरेक्टर रेशियो वगैरह निकाल के बताते हैं कि हमने पहले मार्जिन इतना था, मार्जिन इतना है, हम इतना डिविडेंड देते हैं, हमने ये इन्वेस्टमेंट्स किए, आगे के हमारे प्लान्स ये हैं। मैं तुमसे पूछता हूँ, तुमने क्या डायरेक्टर की रिपोर्ट को ऑडिट किया है या फाइनेंशियल्स को? पर फिर अगर अंग्रेजी लिखी जाती है इसके अंदर, आइजाज के अंदर, there is a possibility that your financial statements which have been audited are accompanied by some other information. बात समझे? There is a possibility that financial statements which has been audited by you must be accompanied by, may be accompanied by some other information. तो वो कह रहा है कि भाई आप अपनी जिम्मेदारी से पाक हो जाओ। आपकी जिम्मेदारी किस हद तक थी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक। तो आप लिख के दे दो ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्राइजेस बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसके अलावा उसके अंदर जो भी चीज लगी हुई है मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं नहीं लिख के दूं फिर हो सकता है कि ये इंप्रेशन जाए कि आपने पूरी एनुअल रिपोर्ट को ऑडिट किया है। अच्छा फिर वो पकड़ तुम तो बोलोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का आपको मतलब नहीं पता, तो सामने से काउंटर जवाब क्या आएगा? तुमने बताया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या होता है, तो सर दैट मींस कि मुझे एक बात बताएं। वेरी गुड, ये खान साहब ने कहा कि भाई सर ये एक्सपेक्टेशन गैप को रिमूव करना है। इस एक्सपेक्टेशन गैप को क्या करना है? रिमूव करना है। तो भाई एक्सपेक्टेशन गैप को रिमूव करने के लिए आप डेफिनेटली बताओ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ये स्टेटमेंट्स आती हैं जिसको मैंने ऑडिट किया है, इसके अलावा जो भी इसके अंदर है उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। बात क्लियर है? सबसे पहली बात, चलिए जी, हमने कहा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इक्विटी, कैश फ्लो और नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यहां तक कोई मसला? चलें जी, फिर वो कहता है कि भाई जब आपने ओपिनियन की बात की, तो ये फोकस होकर सुनिएगा, जब आपने ओपिनियन की बात की तो अभी जो मैं जैसे लेके चलूंगा ना वैसे ही लेके चलना। दो तरीके के ओपिनियन होंगे, अनमॉडिफाइड ओपिनियन। जरा बात समझना, इधर तुम लोग को रिफ्रेशर के हो, तुम्हें 10 जार्गन आते होंगे, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा जिस तरीके से मैं सोचने का कह रहा हूँ ना वैसे सोचना, सही है जी? पहले मैंने कहा वापस से एक रिकैप, ताकि आपके दिमाग में स्ट्रक्चर रिपोर्ट के चल गया है। आपने कहा सबसे पहले क्या आता है? हेडिंग, इंडिपेंडेंट ऑडिटर की रिपोर्ट है। दूसरा एड्रेस ही, तीसरा ओपिनियन। सबसे पहली काम की बात ओपिनियन आ गई, सही है जी? ओपिनियन में आपने डायरेक्ट ओपिनियन देना, ये पहले बताना हमने ऑडिट किया था, पहले इस कंपनी का किया था, इस सारे का किया था, और फिर ये भी बता दिया कि इसके अंदर आता क्या क्या है। अच्छा अब वो बोल रहा जैसे ही आपने ये बकवास की, अब आप वाकई में अपना ओपिनियन दे दें, क्योंकि शेयर होल्डर को पता लगेगा कि जो ऑडिट किया था वो इसका किया था, इसके ऊपर ओपिनियन। क्लियर है? अच्छा अनमॉडिफाइड ओपिनियन का क्या मतलब है, सुनिएगा। इसकी बेसिक बड़ी ऐसी एग्जांपल है ताकि समझ आ जाए। मैं लेट से एक बाइक परचेज करने गया, CD70। वो CD70 अगर ऐसे शोरूम से 0 मीटर खरीदूं कि वो मॉडिफाइड है अनमॉडिफाइड है? सही है, मतलब सीधी इंसानों वाली लग रही है, सही है, खरीद के आ गया, सही जी, यानी उसमें कुछ मॉडिफिकेशन, यानी बिल्कुल सही बाइक है। अच्छा अब एक और चीज समझिएगा, मैं ये कह रहा हूं कि भाई अगर, अच्छा यूजुअल एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि सब सही है? यूजुअल एक्सपेक्टेशन क्या होती है भाई? ऑनलाइन वालों आप भी बताएं, यूजुअल एक्सपेक्टेशन क्या होगी? सब सही है। देखो कोई भी बंदा कोई बिजनेस करेगा तो बाय डिफॉल्ट तो ये अजम्पशन होगी ना, तो इंसानों की तरह करेगा, कोई फ्रॉड या कोई उसमें एरर नहीं होगा। तो वो इसलिए इसका नाम दिया गया कि अगर ऑडिटर ने ऑडिट किया और उसको कोई मिस स्टेटमेंट नहीं दिखी, उसको कोई मिस स्टेटमेंट नहीं दिखी, तो बाय डिफॉल्ट रिपोर्ट सही जानी चाहिए, उसमें कोई मॉडिफिकेशन होनी। मॉडिफिकेशन का मतलब है कि आप यूजुअली बोलते कि हमारे ओपिनियन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, और यूजुअली भी आपकी रिपोर्ट जानी कौन सी चाहिए? अनमॉडिफाइड, यानी जनरल रिपोर्ट। यानी कौन सी रिपोर्ट? जनरल रिपोर्ट, यानी जनरली ये होना चाहिए। पर अगर उसमें हल्की सी भी छेड़खानी हुई तो उसको फिर मॉडिफाइड कहूंगा या अनमॉडिफाइड? मॉडिफाइड। यानी पहले तो मैं मॉडिफाइड और अनमॉडिफाइड का डिफरेंस क्लियर कर रहा हूं आपको कि क्यों ये अल्फाज रखे गए इसके, वापस समझें। मैंने कहा मैंने ऑडिट किया, मुझे कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं मिली, कोई एरर नहीं मिला, तो मैं क्या बोलूं? सब सही है या गलत है? यानी मैं कुछ मॉडिफायर, साथ साथ मैं कुछ मॉडिफायर
तो जब मैं कुछ मॉडिफाई ना करूं तो इसलिए उस ओपिनियन को क्या नाम दिया, अनमॉडिफाइड ओपिनियन। आप कुछ उसमें मॉडिफिकेशन नहीं करें। सही है, बिल्कुल सही है, बात क्लियर है। चलिए जी, अब देखो लिखा हुआ क्या है। फिर जब आप ओपिनियन देंगे तो ओपिनियन के अल्फाज कुछ इस तरीके से होंगे, इन आवर ओपिनियन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आता है, कैसे बता दूं मैं, पहले बता दिया, बात क्लियर है। अच्छा, दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। अच्छा, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन और सारी वो स्टेटमेंट्स आती है। फाइनेंशियल पोजीशन टेक्निकली सिर्फ क्या है, बैलेंस शीट है। आप सबका बताते हैं कि ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड कैश फ्लो ऑफ द कंपनी, सबका बताते हो। क्लियर है। चलें जी, ये बात तो समझ आ गई। जब कौन सा ओपिनियन है, अनमॉडिफाइड। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है एक ही वक्त पे दोनों हो? या तो मॉडिफाइड या तो अनमॉडिफाइड। अब बात सुनिएगा, या तो दूसरा ओपिनियन क्या होगा। अच्छा, आप जरा बात समझिएगा, देखें प्लीज समझिएगा। आप देखो, मैं सीक्वेंस बता रहा हूँ। आपने बताया मैं इंडिपेंडेंट हूँ, आपने बोला तुझे रिपोर्ट दे रहा हूँ, आपने बोला मैंने ऑडिट किया था इस एफएस का, इस कंपनी का, इस पीरियड का, मैंने बोला एफएस में क्या क्या आता है ये बता दिया, सही है। फिर मैंने बोला ये सारी बातें बताने के बाद इन आवर ओपिनियन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी गिविंग ट्रू एंड, बकवास करके बता दिया। अच्छा, मैंने कहा कि अगर व्हाट इफ मैं तुमसे पूछूं, मैंने यही बातें वापस से की और मैंने कहा कि मुझे मिस स्टेटमेंट मिल गई, मुझे क्या मिल गई, मिस स्टेटमेंट मिल गई, सही है जी। तो अगर मुझे मिस स्टेटमेंट मिल गई तो क्या मैं ये कहूं इन आवर ओपिनियन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू, पिछली बातें वही होंगी, पर अब मेरा ओपिनियन अनमॉडिफाइड रहेगा या मॉडिफाइड, मॉडिफाइड रहेगा। तो सर उसके अल्फाज सेम होंगे या चेंज होंगे, चेंज होंगे। तो वो क्या है, मॉडिफिकेशन जाती है ड्यू टू मिस स्टेटमेंट या तो एविडेंस अवेलेबल ना हो। मॉडिफिकेशन कब आएगी, या तो आपको क्या मिल जाए, या तो कोई एविडेंस नहीं मिले, कोई सबूत नहीं मिले। इन दोनों केसेस के अंदर, अच्छा वो मतलब वैसे ही बता रहा हूँ, एविडेंस नॉट अवेलेबल लिखा हुआ है वो, सही है जी। एविडेंस नॉट अवेलेबल का मतलब ये है कि आप पीपी को वेरीफाई करने गए, सही है, आप उस वो बता रहा है आपको क्लाइंट की मेरी एडिशन हुई है 500 मिलियन की, 500 मिलियन के वाउचर्स ही नहीं मिल रहे, इनवॉइसेस ही नहीं मिल रही, तो कैसे ऑडिट करोगे, यानी इसको ऑडिट करना पॉसिबल नहीं है। तो आपका अगर पीपी एक सिग्निफिकेंट आइटम है पूरे एफएस का, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या वो मिस स्टेटमेंट है या एविडेंस ही नहीं है। भाई आपको पता भी नहीं ना कि कितने का पीपी, आप तो उसको वेरीफाई ही नहीं कर पाए। तो उस केस में हम कहते हैं कि हमारे पास एविडेंस अवेलेबल नहीं है। इस केस में भी क्या मैं अपने शेयर होल्डर को बोलूं बाबू वीआईपी करो पैसे इन्वेस्ट, या अपने ओपिनियन को मॉडिफाई कर दूं, पर क्या मैंने ओपिनियन की मॉडिफिकेशन के अंदर आपको कुछ लिखना सिखाया, नहीं। अब जरा बात कर लेते हैं वापस से। ओपिनियन की हेडिंग में सबसे पहले आपने क्या बताना है, हमने ऑडिट किया, इस कंपनी का किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का किया, इस साल का किया। और जब मैंने ये बातें कर ली, मैंने कहा फिर हमारे ओपिनियन में, हमारी राय में फाइनेंशियल स्टेटमेंट या तो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, और जो नहीं दे रहे वो किस वजह से नहीं दे रहे, मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन, वो वजह भी तो बताओगे ना। बात क्लियर है, यहां तक कोई पंगा। अच्छा, जिसके पास बुक है वो प्योरली इसकी समरी देख सकता है, एक पेज पे आई हुई है, मतलब ये पूरा चार्ट बना हुआ है, सही है जी। वो आपको ऐसे ही ये दिमाग में फिक्स हो जाएगी, जो चीज याद करनी होगी मैं खुद बताऊंगा, और वैसे भी याद हो जाएगा साथ साथ। क्लियर है यहाँ तक भाई, ऑनलाइन वालों यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछो, ये बहुत अहम चीज है। क्लियर है भाई, जल्दी बता दो। ओके जी, बेहतरीन है। आगे हमने कहा सर ओपिनियन तो हो गया, प्लीज सुनिएगा। ओपिनियन के बाद आप बताओ किस बिना पे ये ओपिनियन दिया था। भाई अगर मैं कह रहा हूं कि किसी को फांसी की सजा दी है, तो फिर जज भी तो कहता है ना कि इस बिना पे इसको फांसी की सजा दी जा रही है, तो वो कहता है तीसरी चौथी चीज क्या बताओ, बेसिस फॉर ओपिनियन। अच्छा, अब ऐसे ही तुमसे मैं पूछता हूँ, बेसिस में क्या मैं कह सकता हूँ, ऐसे ही सवाल है, बेसिस क्या होंगे, तुमने किस बिना पे किया, क्योंकि तुमने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया, तुमने ऑडिट किया किसके तहत, आयजा के तहत। वैसे ही आपस की बात है, सुने, मैं कह रहा हूं भाई मैंने ओपिनियन पहले दे दिया, मैंने कहा ये मेरा ओपिनियन है, बट इस ओपिनियन के बेसिस क्या है, ये है
जो मैंने ऑडिट करके, और ऑडिट किस पे किया, क्या किया, वो बातें करेंगे। आ जाओ जी। हमने कहा कि सर अब इसकी बात कर लेते हैं। मैंने कहा बेसिस फॉर ओपिनियन में अगर आपने ऊपर अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया था तो आप लिखेंगे हमने ऑडिट किया था किसके तहत, आइजाज के तहत। हम इंडिपेंडेंट थे किसके हिसाब से, कोड ऑफ। अच्छा मुझे एक बात बताओ प्लीज, आप इंडिपेंडेंट थे क्या होना लाजमी था? क्यों? वरना तो आपके ऑडिट की, आपकी रिपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा टेक्निकली अब आपने जो ऊपर ओपिनियन दिया ना, अब आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि भाई हमने कंडक्ट किया था। प्लीज सुनिएगा, इधर ऊपर क्या लिखा था, वी हैव ऑडिटेड, यहाँ पे लिख रहा हूँ वी कंडक्टेड। हम ऊपर कह रहे हैं हम ऑडिट करने के बाद ये ओपिनियन दे रहे हैं, हम यहाँ पे बोल रहे हैं हम ऑडिट कर रहे थे, किसके बेस पे, आयजा के बिना पे। चलिए जी, और हम इंडिपेंडेंट है कोड ऑफ एथिक्स के हिसाब से जो हमारे लिए इशू किया गया है, और हमने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर लिया है। और सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के बाद मैं ये कह रहा हूं कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं ट्रू एंड, तभी मैंने ऊपर वो बात की थी। अब जरा बात समझें। मैंने कहा व्हाट इफ अगर मेरा ओपिनियन मॉडिफाइड होता। तुमसे मैं पूछता हूँ दो तीन चीजें, जरा बताना मुझे। अगर मेरा ओपिनियन मॉडिफाइड होता तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या मैं ये कह सकता हूं कि वी हैव कंडक्टेड ऑडिट एज पर एज, यस? हम बोलेंगे कि भाई हमने ऑडिट तो किया। मैं ये भी कहूंगा कि मैं इंडिपेंडेंट था। अब यहाँ फंस गए। नहीं अब यहाँ फंस गए। सुने यहाँ फंस गए। सुने यहाँ फंस गए। इधर मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ फंस गए। इधर सुनो, अब अपने दिमाग में ना अपने फ्रेमवर्क को क्लियर रखो। सुनो, ऊपर अब मैं जो पूछूंगा वो मुझे बताना, सही है? मैंने कहा ऊपर मैंने ओपिनियन दिया कि ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है, तो सिर्फ ये तीन चीजें जाएंगी बेसिस में कि मैंने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर लिया। अच्छा दूसरी चीज, ऊपर मैंने मॉडिफाइड ओपिनियन दिया। कौन सा ओपिनियन दिया? कि ट्रू एंड फेयर व्यू। पर मॉडिफाइड ओपिनियन भी बच्चों दो वजहों से आता है। अच्छा पहले मैं स्टेटमेंट की बात कर लें। ये बहुत सुकून से, बहुत बारीकियां हैं इसकी, बहुत बारीकियां हैं, क्योंकि आगे ड्राफ्टिंग पूरी इस पे बेस करते हैं, तभी वाला टाइम लगा रहा हूँ इसके ऊपर। मैंने कहा भाई मॉडिफिकेशन हुई थी किस बिना पे, मिस स्टेटमेंट, यानी जो यूजुअल सही रिपोर्ट जानी चाहिए वो नहीं जा रही है। हमने ऊपर कह दिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू ड्यू टू मिस स्टेटमेंट। अच्छा अब मेरी बात सुनो, अब यहां पे नीचे आप जो बेसिस फॉर ओपिनियन लिखेंगे ना, अब इस बेसिस फॉर ओपिनियन नहीं लिखना, बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन लिखेंगे। हेडिंग क्या हो जाएगी? ये क्यों? देखिए मेरी बात सुने, जब मैं कह रहा हूं मेरा ओपिनियन है, बेसिस फॉर ओपिनियन हो जाएगा। बात समझे? ऊपर ओपिनियन तो नीचे क्या होगा? बेसिस फॉर ओपिनियन। ऊपर अगर ओपिनियन मेरा मॉडिफाइड है तो नीचे बोलूंगा बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन। लॉजिकल बात है। अच्छा सर ये उसूल क्यों बनाए गए? ये उसूल इसलिए बनाया गया ताकि यूनिफॉर्मिटी रहे। यूनिफॉर्मिटी का मतलब यह है कि अगर एक शेयर होल्डर पूरे वर्ल्ड में कोई भी ऑडिट रिपोर्ट देखे, उसको पता हो कि मसला कब किस अल्फाज में हो सकता है। जैसे ही बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन जैसी चीज दिखे तो वहीं पे क्लिक हो जाए कि इस कंपनी में कोई मसला है। ऐसे तो हर बंदा अपनी अंग्रेजी यूज करे और अल्फाजों में छुपा के खेल जाए। तो इसलिए कहा गया कि भाई अगर आपका ओपिनियन मॉडिफाइड है तो नीचे हेडिंग भी क्या आएगी? बेसिस फॉर ओपिनियन या बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन। अच्छा भाई ऑनलाइन वाले पहले बताओ, यहां तक बात समझ आई कि बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन की हेडिंग हो जाएगी, ऐसा ही है? जल्दी से बता दो। वेरी गुड, अब आगे सुने फोकस के साथ। फिर मैंने कहा कि बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन में आप फिर से कहेंगे कि वी हैव कंडक्टेड द ऑडिट, हम इंडिपेंडेंट थे, हम इंडिपेंडेंट थे। और मिस स्टेटमेंट के अंदर आप बोलेंगे हमने एक सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन, पर हमें क्या मिली? आप बताना कि आपको मिस स्टेटमेंट क्या मिली। क्या डेप्रिसिएशन गलत था?
क्या रेवेन्यू सही नहीं रिकॉर्ड हुआ था? क्या मिस स्टेटमेंट एक हो सकती है, मल्टीपल? तो वो कह रहा है जो मल्टीपल है उन सबको बताना, और बताना उसका इम्पैक्ट प्रॉफिट पे क्या है, उसका इम्पैक्ट इक्विटी के ऊपर क्या है, और उसका इम्पैक्ट कैश फ्लो के ऊपर क्या है। तो ताकि शेयर होल्डर समझे कि इस बिना पे तुमने अपने ओपिनियन को क्या किया था, मॉडिफाई किया था। चलो मुझे एक बात बताओ लॉजिकली, मैं अपने ओपिनियन को मॉडिफाई कर दूं, मैं अपने ओपिनियन को मॉडिफाई कर दूं, क्लियर है, और मैं बताऊं नहीं किस बेसिस पे कर रहा हूं, तो क्या उसकी कोई वर्थ है? उसकी कोई वर्थ नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताना, ऊपर मैं कह रहा हूँ कि वी हैव मॉडिफाइड आवर ओपिनियन ड्यू टू मिस स्टेटमेंट, तो भाई वो मिस स्टेटमेंट कहाँ बताऊंगा? नीचे। तो मैं ऊपर ऐसे देखो, तुम शेयर होल्डर को सिर्फ ये कह के निकल गए कि दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, तो फिर शेयर होल्डर क्या तुम्हें कॉल करेगा, वो बता तो नहीं क्या था ये, तो क्या तुम कॉल पे बताओगे, यही बताओगे? अच्छा बेसिस फॉर ओपिनियन में या बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन में? वेरी गुड यार, पहले बताओ यहाँ तक क्लियरिटी है? हमने ऑल टुगेदर थिंकिंग के साथ चलना है, लिंकिंग के साथ चलना है, क्लियर है? ओके जी, अब हमने कहा कि भाई मॉडिफाइड ओपिनियन ड्यू टू स्कोप लिमिटेशन भी होता है। स्कोप लिमिटेशन का मतलब ये है कि आपका एक स्कोप था, आपका एक टारगेट था कि आपको ऑडिट करना है, जो कि हो नहीं पाया, तो आपके स्कोप में क्या आ गई, लिमिटेशन आ गई, जब एविडेंस अवेलेबल नहीं है। अब बात सुना, ऊपर आपने फिर कहा होगा कि दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। इवन इसमें आप ये लिखते हो वी वर अनेबल टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। ऊपर आप क्या लिखते हो, वी वर अनेबल टू ऑब्टेन। अच्छा क्या मैं ऊपर ये लिख सकता हूँ ओपिनियन में कि वी हैव ऑब्टेन, या वी आर अनेबल टू ऑब्टेन? अच्छा तो पहले, अच्छा तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि आप जब ओपिनियन सही होता है तो आप कहते हैं वी हैव ऑब्टेन, जब मिस स्टेटमेंट होती है तब भी कहते हैं वी हैव ऑब्टेन, दोनों में कहते हैं ना, तो इसमें क्यों कह रहे हैं वी आर अनेबल टू ऑब्टेन? ये कुछ पता ही नहीं चला, बात समझ आ रही है? अच्छा तो सर क्या यही ड्राफ्टिंग है? नहीं, आगे जाके इसको और इम्प्रोवाइज करेंगे, बेहतर करेंगे, अभी तो सर समझा रहा हूँ, एलिमेंट्स हैं, फिर मैं एक एक एलिमेंट को उठाऊंगा, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हर एक एलिमेंट का अलग अलग आयजा है, 701, 710, 705 मॉडिफिकेशन सब, तो वो एक एक करके देखते हैं, सही है जी। तो व्हाट्सएवर अभी हम एक बेसिस क्लियर करना है। अच्छा मुझे एक बात बताओ जल्दी से, ऊपर मैंने ये कह दिया वी आर अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट, यानी प्लीज सुनना मेरी बात, ऊपर मैं ये कह रहा हूं अब कि वी हैव अनेबल टू ऑडिट दी XYZ कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो ये बोल के निकल जाऊं या उसके बेसिस भी बताऊं कि क्यों नहीं ऑडिट कर पाया? बेसिस भी बताएंगे। अच्छा बेसिस फॉर मिस स्टेटमेंट बताऊंगा या बेसिस फॉर स्कोप लिमिटेशन? क्योंकि देखो जब मिस स्टेटमेंट होती है तो बोलता हूँ ये गलती थी, इस वजह से ऊपर ओपिनियन क्या किया, मॉडिफाई कर दिया। अब बताऊंगा कि मुझे कुछ पता ही नहीं लगा, इसलिए ऊपर ओपिनियन को क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। तो क्या हम ये कह सकते हैं योर ओपिनियन इज अल्टीमेटली लिंक टू योर बेसिस फॉर ओपिनियन? ऐसा है? चलिए जी, अब वापस से मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, यानी तू बता दे, बल्कि बेग तू बता दे। बेग सबसे पहला एलिमेंट क्या, ऑनलाइन में तो आप बता सकते हो, पहला एलिमेंट गलत, ऑडिट रिपोर्ट का पहला एलिमेंट इंडिपेंडेंट, दूसरा तीसरा ओपिनियन। अब इसको प्लीज बताने दो, ऑनलाइन में तुम बता सकते हो। ओपिनियन के पैराग्राफ में शुरू कहां से करूंगा? ओपिनियन के पैराग्राफ में कहां से करेंगे? पहले तो बताएंगे कि हमने किस चीज का ऑडिट किया है, कौन सी कंपनी का, और किस कौन सा फाइनेंशियल ईयर का। सही है। फिर उसके बाद ओपिनियन हम कहना है मतलब या तो मॉडिफाइड होगा या अनमॉडिफाइड होगा। यूजुअली कौन सा होता है? यूजुअली अनमॉडिफाइड। अनमॉडिफाइड, एक्सपेक्टेशन ये होती है, सही। अच्छा अनमॉडिफाइड तो उसमें क्या लिखते हैं? मतलब ट्रू एंड फेयर व्यू है। हाँ, मतलब शो कर रहा है द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू। अच्छा ये ट्रू एंड फेयर व्यू कब नहीं लिखता? जब स्कोप लिमिटेशन होगी या मिस स्टेटमेंट होगी। वेरी गुड, चलो भाई इसने ये सही बता दिया। अब हम आ गए दूसरी चौरंगी पे, बेसिस फॉर ओपिनियन। अच्छा क्या मैं कह सकता हूँ अब मैं या तो कहूंगा बेसिस फॉर ओपिनियन या तो बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन, डिपेंडिंग अपॉन द केस। अच्छा मैं कह रहा हूँ बेसिस फॉर ओपिनियन कह रहा हूँ मैं, बेसिस फॉर ओपिनियन कह रहा हूँ मैं, तो मैं कह रहा हूँ कि बेसिस फॉर ओपिनियन के अंदर मैं बताऊंगा मैंने ऑडिट किया था एज पर आइजा, मैं इंडिपेंडेंट था एज पर कोड ऑफ, और मैंने ऑब्टेन कर लिया सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। अच्छा मैंने कहा व्हाट इफ ऊपर मैंने ओपिनियन किया है मॉडिफाई, तो अब वो दो वजहों से होगा, या तो मिस स्टेटमेंट होगी या तो
अगर आपने किसी मिस स्टेटमेंट की वजह से ऊपर ओपिनियन मॉडिफाई किया था तो यहाँ पे मिस स्टेटमेंट को बयान कर दो। अगर ऊपर ओपिनियन मॉडिफाई किया था ड्यू टू स्कोप लिमिटेशन तो यहाँ पे स्कोप लिमिटेशन को बयान कर दो, ताकि उसके ऊपर बेसिस उसके क्रिएट हो जाए। जी स्कोप लिमिटेशन के अंदर ये तीसरा वाला पॉइंट हम नहीं लिखेंगे ना, वी हैव टू ऑब्टेन द सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। मैंने क्या बोला, हम तो ऑडिट वी आर अनेबल टू ऑब्टेन, मतलब यहीं से बस पहले ही घटा देना कि वी आर अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। जी तो फिर हम उसके लिए बोलते हैं एक्सेप्ट फॉर। भाई एक सवाल अच्छा था कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि एक सही हो बाकी गलत हो, तो आप बोलते हैं इसके अलावा बाकी सब सही है। सही है, तो वो आगे सीखना है। अभी हम मोटी मोटी बात सीख रहे हैं, मॉडिफाइड अनमॉडिफाइड दैट्स इट। इसके अंदर भी किसमें है कि पूरे एफएस गलत है, कुछ गलत है, तो वो अभी सीखते हैं। सही है जी भाई, ऑनलाइन वालों यहाँ तक क्लैरिटी है? एक मिनट जल्दी से बता दो बच्चों, यहाँ तक क्लैरिटी है? बिल्कुल एकदम। अभी इसके सब केसेस हमें करने के एक गलत हो दो गलत क्या हो, मसला सारी चीजें देखनी है। हाँ जी अब तो कुछ पूछ रहा था, वो भी स्कोप लिमिटेशन है। सही है जी। अच्छा जी, यानी इधर फोकस। पांचवा, मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न। जरा मेरी बात समझिएगा इधर, ये अलग से 570 का आयजा है, 570 आयजा 570 अलग से ही है। सही है, सुनिएगा इसका रिपोर्ट में तस्करा है तो मैं यही कराऊंगा इसके साथ। सही है जी, पर ऑल टुगेदर मैंने एक एक एलिमेंट को बड़ा डिटेल में भी देखना। देखो आयजा 700 ना, आयजा 700 जो अभी कर रहा हूँ वो हर एक आयजा की, हर एक रिपोर्टिंग के आयजा की झलकियां देता है। ये भी होता है इसके अंदर, ये भी होता है, ये भी होता है। पहले हम वो झलकियां समझ रहे हैं, तो फिर हम उसको डिटेल में करेंगे कि हाँ भाई चलो अब ओपिनियन है तो उसके अंदर कितने तरीके के ओपिनियन आ सकते हैं। याद है मैंने कहा था सिनेरियोज हैं, ये सिनेरियो होगा तो ये चेंज हो जाएगा, तो वो सब डिटेल में देखेंगे। तो मैं कह रहा हूं अभी एक ओवरऑल स्ट्रक्चर समझो रिपोर्ट का कि किस तरीके से चलती है। चार के चार एलिमेंट क्लियर हैं? पांचवे की बात करते हैं, आ जाओ सुनो। मैंने ये कहा, मैंने अगर ऑडिट कर लिया, यहाँ पे तुम्हारा दिमाग घुमाऊंगा, जरा फोकस होकर देखना। मैंने कहा मैंने ऑडिट कर लिया, मुझे बेसिस फॉर ओपिनियन मिल गया, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया, मेरा ओपिनियन क्या होगा? अनमॉडिफाइड। ये बात सुने, मैं कह रहा हूँ सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया कि सब सही है, तो मेरा ओपिनियन क्या होगा? अनमॉडिफाइड, यानी उसमें कोई छेड़खानी, सब सही है। सही है। अच्छा जी, फिर होता यह है कि बाज औकात, बड़ा अहम बात है ये सुनना, बाज औकात होता ही है, ये पास हिस्ट्री से चीजें इवॉल्व हुई हैं तो वो हिस्ट्री सुना रहा हूँ। बाज औकात होता ही है कि कंपनी आज के हालात पे 31 दिसंबर पे या 30 जून पे या जो भी ईयर एंड है उस पर सही होती है, बट ऐसा हो सकता है कि कंपनी का कोई एक ही कस्टमर, मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं, मैं एक XYZ कंपनी का, टर्किश कंपनी का ऑडिट करता था। वो पावर प्लांट से एनर्जी बनाती थी, विंड पावर की एनर्जी। उसका सिर्फ एक ही कस्टमर था। कितने कस्टमर थे? एक ही। उसने बोला कि बाबू अब मैं तुमसे ये कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू नहीं करूंगा, तो क्या कंपनी अभी गलत है? देखो मैं कह रहा हूँ अगले 12 महीने के बाद जा सकती है। रीजन बीइंग, मुझे कंपनी ने ये कहा, मैं उसको ऑडिटर था, मुझे कंपनी ने ये कहा कि भाई देखिए हमारी नेगोशिएशन चल रही है किसी और से। मैंने कहा अच्छा नेगोशिएशन चल रही है, जरा मुझे कॉरेस्पॉन्डेंस दिखाना। उसने वाकई मुझे कॉरेस्पॉन्डेंस दिखाई, एग्रीमेंट्स फाइनलाइजेशन स्टेज पे थे। तो मेरा मतलब क्या, जरा समझना, गोइंग कंसर्न का मसला होना और एक अनसर्टेनिटी होने में फर्क है। ये लोगों को नहीं पता होती बात, जरा फोकस होकर समझना। मैं कह रहा हूँ गोइंग कंसर्न का मसला का मतलब ये कि कंपनी गई, अगले 12 महीने चल ही नहीं सकती। कि अगर मैं ये मान लूं कि कोई कस्टमर दूसरा अवेलेबल नहीं है, और एक केस ऐसा है जिसमें मैं कह रहा हूं हो सकता है कि मसला हो पर ऐसा कोई इशू नहीं है। एग्जाम्पल, मैं कह रहा हूं कि भाई एक बंदा है शराब पीता है, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बोला मर जाएगा, तो क्या गोइंग कंसर्न या नॉन गोइंग कंसर्न? नॉन गोइंग कंसर्न। गया तल्टी, अब कुछ नहीं हो सकता उसका। अच्छा वही बंदा डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा कि इंसान का बच्चा बन के अगर ये करेगा तो जिएगा, अदरवाइज मर जाएगा। अब क्या है? सब सही नहीं है, ये अनसर्टेनिटी है। हो सकता है कि फिर हरकत करे,
हो सकता है कि मर जाए, तो मैं कंफर्म नहीं कह रहा, यहाँ पे क्या है, अनसर्टेनिटी है। तो इस केस में भी वेरी गुड, तो बात समझिएगा। अच्छा सर, एज इन गारंटी हो कि कंपनी विल शट डाउन तो गोइंग, अच्छा देखो अगर गारंटी है पक्का कंपनी बंद, तो गोइंग कंसर्न या नॉन गोइंग कंसर्न, फिर तो कहानी खत्म ना। ये पैराग्राफ किसको बता रहा है, मटीरियल अनसर्टेनिटी। अच्छा ये क्यों डाला गया इस रिपोर्ट के अंदर, जरा बात समझिएगा। ऑडिटर ने पता है क्या कहा, ऑडिटर ने रिपोर्ट कर लिया, ये बहुत सारे हुए हैं बाहर केसेस ना, फिर यहाँ पे तो कुछ और ही गेम है, बाहर ऐसे बड़े केसेस हुए हैं। ऑडिटर ने रिपोर्ट दे दी, अगले 4 महीने में कंपनी के मेजर कस्टमर गायब हो गए, या बैंक ने लोन वापस मांग लिया, कंपनी बंद हो गई। शेयर होल्डर ऑडिटर के पास पहुंच गया, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? भाई हमने बोला हमारी जिम्मेदारी थोड़ी ना, हमारी जिम्मेदारी क्या है, ऑडिट करना। तो IASB ने यानी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने इस नीड को समझा, ऑडिटर को बोला तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है कि तुम गोइंग कंसर्न की असेसमेंट करो, तुम देखो अगर तुम्हें ऑडिट के दौरान कुछ ऐसे हालात वाकयात पता लगे, रिस्क असेसमेंट करते हुए, याद है रिस्क असेस किया था कि लोन हो तो डेट कोवेनेंट्स होते हैं, अगर वो ब्रीच हो गए तो बैंक लोन वापस से मांग लेगा, तो पैसे देने के लिए कंपनी को बेचना पड़ेगा। तो वो ऑडिटर को ये कहा गया तुम्हारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, पर अगर तुम्हें कोई चीज ऐसी नॉलेज में आती है तो तुम किसको बताना, शेयर होल्डर को। क्या गोइंग कंसर्न का एक्चुअल मसला बताओगे या जब मटीरियल अनसर्टेनिटी होगी? अगर गोइंग कंसर्न का असल मसला होगा तो वो तो ऑलरेडी बता चुके होगे आप, क्योंकि वो शेयर होल्डर को पता होगा। यहाँ पे कौन सी चीज बतानी है, मटीरियल अनसर्टेनिटी बतानी है। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर कोई ऐसा सीन निकले, समझिएगा कि कंपनी तो सही है, तो क्या इससे मेरा ओपिनियन खराब हो गया? ओपिनियन मेरा बिल्कुल सही है। मैं ये एडिशनल पैराग्राफ बता रहा हूँ अपने शेयर होल्डर को, देखो तुम्हारी कंपनी अभी कोई मिसस्टेटमेंट एज ऑफ नहीं है, पर हो सकता है कि, अच्छा उसमें पूरी कहानी बताता हूँ कि देयर इज अ मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न, पे पूरी डिस्क्रिप्शन बताता हूँ कि ये चल रहा है, और ये पूरी कहानी इसमें बयान करता हूँ। कहानी में बताता हूँ कि भाई तुम्हारा एक ही कस्टमर था, चला गया, नेगोशिएशन प्रोसेस है, हो सकता है कि ये कस्टमर वापस ऑन बोर्ड हो जाए, तो फिर भी अवेयर रहना, नजर रखना कि हो सकता है कि कस्टमर ना आए। तो क्या पक्का पता तो नहीं आएगा, ये अनसर्टेनिटी थी। तो ऐसा कोई सीन हुआ तो फिर आपने उसको कौन से पैराग्राफ में बताना है, मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न के पैराग्राफ। पहले बताओ यहाँ तक क्लैरिटी है, पक्की बात है? चलें जी। अच्छा भाई ये आ गया। भाई ऑनलाइन वालों यहाँ तक कोई मसला, 5 हम कंपोनेंट्स कर चुके हैं, जल्दी बता दो। अच्छा चलो अब तुमसे एक चीज तो पूछें, क्या ये वाला पैराग्राफ हमेशा आएगा? जब ऐसा मसला होगा तो आएगा। अच्छा क्या मैं, अच्छा ये अभी बहुत अहम बात कह रहा हूँ, ये मैं सवालों में भी पूछूंगा, फंसोगे तो फिर गए, MCQs आएंगे अभी, ऐसे सुनो। मैं कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ कि क्या ये वाला पैराग्राफ ऑप्शनल है या कंपलसरी है? आप ऑप्शनल नहीं कह सकते, सही अल्फाज कंडीशनल है। अच्छा ओपिनियन का पैराग्राफ ऑप्शनल है, कंपलसरी है? वेरी गुड, कंपलसरी है, कंपलसरी है, सही है जी, आगे। अच्छा भाई मैंने कहा बेसिस फॉर ओपिनियन, एड्रेसी, हेडिंग, ये क्या है, कंडीशनल, कंटिंजेंट अपॉन के अगर ऐसा इवेंट हुआ तो आएगा। यहाँ पे हमें क्या बातें बतानी है कि भाई जो हालात वाकया चल रहे हैं, जिसपे शक है कि हो गया तो कंपनी डूब जाएगी, हो गया तो कंपनी डूब जाएगी, तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। अच्छा जी, अब्दुल कादिर कह रहे हैं सर अगर नॉन गोइंग कंसर्न हो, तो बेटा अगर नॉन गोइंग कंसर्न होता है ना, तो उस केस में प्लीज समझिएगा, उस केस के अंदर हम एम्फेसिस और मैटर पैराग्राफ देते हैं, वो आगे बताता हूँ, सही है, वो दूसरा बताता हूँ। अब्दुल कादिर क्लियर है? अगर नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस हो तो आगे बताता हूँ क्या करते हैं उसके लिए, सही है जी। पर ये नॉन गोइंग कंसर्न, ये कंपनी अभी भी गोइंग कंसर्न, देखो ये बात दिमाग में रखना, ये डिटेल में आगे वाले पूरे आयजा में भी पढ़ेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ कि कंपनी नॉन गोइंग कंसर्न हो गई है या गोइंग कंसर्न है, बट मटीरियल अनसर्टेनिटी, शक है, बस दैट्स इट, वो बता रहा हूँ मैं, क्लियर कर रहा हूँ। क्लियर है? अब्दुल, कयूम, नवीद, क्लियर है सबको? ओके आगे सुनिएगा फोकस के साथ। अच्छा हमने 2 बातें कही, बहुत ही अहम बातें की। 2 बातों में से पहली बात ये की कि कुछ पैराग्राफ कंपलसरी है, कुछ कंडीशनल है।
अब जरा बात समझें, सवाल आया एग्जाम के अंदर, इज देयर आर डिफरेंस बिटवीन मॉडिफाइड रिपोर्ट एंड अनमॉडिफाइड रिपोर्ट? ये बाउंसर गई, कैसे? राफे तू बताएगा, फिर तू बताएगा। यहाँ फंस गया, यहाँ फंस गया, यहाँ फंस गया। प्लीज सुनो, बताता हूं कैसे। मैं कह रहा हूं, प्लीज सुनना, ये बेसिक रिपोर्ट है जिसमें कितनी चीजें आ रही हैं? 4। मैं कह रहा हूं ऐसा भी हो सकता है, ये बड़ी बारीक बात कह रहा हूं, ये इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है और बच्चे जलील होते हैं। मैं जो रिपीट कर रहा हूं बड़ा एम्फेसाइज करके कर रहा हूं, ऐसा भी हो सकता है कि मेरा ओपिनियन अनमॉडिफाइड हो बट रिपोर्ट मॉडिफाइड हो। ये सुना, ऐसा भी हो सकता है कि मेरा ओपिनियन अनमॉडिफाइड हो बट रिपोर्ट मॉडिफाइड हो। कैसे मैं प्रूफ करता हूं? मैं कह रहा हूं यूजुअली रिपोर्ट में क्या मटेरियल अनसर्टेनिटी आता है या कंडीशनल है? अगर ये आ गया ना तो मैं कहूंगा मेरी रिपोर्ट मॉडिफाई हो गई, कोई नई चीज आ गई। वैसे ये होती नहीं है। इसकी सिंपल यही बाइक वही वाली बात है कि मैंने बाइक लेके आया, सीधी सीधी खरीदी, प्यारी सी लग रही है, मैंने बोला कि भाई फुल लाउड ही लगना है, एक्सीलरेटर लॉक करके साइलेंसर निकाल दिया। तो अब मुझे एक बात बताओ, जो साइलेंसर निकाला वो क्या हो गई? अच्छा, टिकटॉकर वाली लाइट लगा दी आगे, मॉडिफिकेशन। तो क्या वो यूजुअल थी या एडिशनली आई? एडिशनली आई। तो मुझे एक बात बताओ, किया तो सबने ये, सुनो इधर। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि क्या ऐसा हो सकता है? अच्छा तो क्या मैं ये कह रहा हूँ मेरी बाइक खराब है या मैंने खुद मॉडिफिकेशन की है? मैंने ओपिनियन में मॉडिफिकेशन की है, रिपोर्ट में? पर ये बात याद रखिएगा, रिपोर्ट की मॉडिफिकेशन समथिंग डिफरेंट, ओपिनियन की मॉडिफिकेशन इज समथिंग डिफरेंट। यानी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ओपिनियन मॉडिफिकेशन एंड रिपोर्ट मॉडिफिकेशन। अच्छा क्या आज के बाद तुमसे पूछूं, ऐसा हो सकता है ओपिनियन मॉडिफाई नहीं हो रिपोर्ट हो जाए? कैसे? जब कोई ऐसी चीज आ जाए जो यूजुअली मेरी रिपोर्ट में आती नहीं है। पहले बताओ ऑनलाइन वालों, तुम सबको ये बात क्लियर है? पक्का? चलो एक और चीज तुम बताना। मैंने कहा मटेरियल अनसर्टेनिटी का पैराग्राफ नहीं है, मटेरियल अनसर्टेनिटी का पैराग्राफ नहीं है, पर मेरा ओपिनियन मॉडिफाई हो गया, तो मेरी रिपोर्ट मॉडिफाइड है अनमॉडिफाइड? रिपोर्ट अब मॉडिफाइड हो गई, यही तो पकड़े गए, मॉडिफाइड हो गई, मॉडिफाइड रिपोर्ट भी मॉडिफाइड हो गई। देखो वैसे क्या होता है, ओपिनियन बेसिस फॉर ओपिनियन, अब ओपिनियन की जगह बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन, ये भी तो चेंज हो गया। अब आपकी रिपोर्ट क्या हो गई? मॉडिफाइड। इस केस में आपको ओपिनियन भी मॉडिफाइड और रिपोर्ट भी मॉडिफाइड। सर अब यहाँ फंस गए, वापस से सुने, ये ऐसे सवाल आ गए तो वो ले जाएगा एग्जामिनर, जरा समझना वापस से। मैंने कहा ओपिनियन मेरा सही है, मटेरियल अनसर्टेनिटी का पैरा आ गया, रिपोर्ट क्या हो गई? रिपोर्ट क्या हो गई? ओपिनियन अनमॉडिफाइड। वेरी गुड। दूसरा सवाल पूछ रहा हूं, बहुत फोकस होकर बताना तुम लोगों ने। पहला, मैंने कहा मटेरियल अनसर्टेनिटी का पैराग्राफ नहीं है, ओपिनियन भी अनमॉडिफाइड है, रिपोर्ट भी। वेरी गुड। चलें जी, मैंने कहा मेरा ओपिनियन मॉडिफाई हो गया, अब रिपोर्ट में आगे कुछ भी हो, रिपोर्ट क्या हो गई? तो इस केस में रिपोर्ट भी मॉडिफाइड, ओपिनियन भी मॉडिफाइड। पहले बताओ दोनों में फर्क समझ आ गया? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मॉडिफिकेशन ऑफ रिपोर्ट एंड मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन। आई होप दिस मेक सेंस और क्लियर है। ये सही है, ऐसा ही है। अच्छा भाई अब आगे, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ क्या कह रही है? एम्फेसिस ऑफ मैटर। अच्छा एक रजा का सवाल आया है, जब ओपिनियन मॉडिफाई होगा तो हमेशा रिपोर्ट मॉडिफाई होगी, क्या ये सही कह रहा है? रिपोर्ट तब हमेशा मॉडिफाई होगी। चलें जी, वेरी गुड। छठा इंपैक्ट मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। एम्फेसिस ऑफ मैटर की पहले कहानी सुन लेते हैं। एम्फेसिस ऑफ मैटर का मतलब यह है कि आप कुछ एम्फेसाइज करवाना चाह रहे हैं, किसी चीज पे रोशनी डालना चाह रहे हैं, किसी चीज पे। अच्छा तो ये जो मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न था, ये भी तो रोशनी डाली थी, क्या गलत क्या था? वो जो पैराग्राफ है वो सिर्फ गोइंग कंसर्न की अनसर्टेनिटी पे रोशनी थी,
अगर इसके अलावा किसी पर रोशनी डालना चाहते हो एम्फेसिस ऑफ मैटर, अब वो रोशनी क्या है कैसे वो भी देख लेते हैं, जरा फोकस होकर देखिएगा। अच्छा भाई, यानी दिमाग खुला रखना है। मटेरियल अनसर्टेनिटी पैराग्राफ में मैंने किसी मैटर के ऊपर रोशनी डाली थी, पर वो मैटर नॉर्मल मैटर था या गोइंग कंसर्न का? गोइंग कंसर्न का मैटर था, वो भी मटेरियल अनसर्टेनिटी थी उसके अंदर। पर इसके अलावा अगर कुछ ऑडिटर, अच्छा सुने, ऑडिटर कह रहा है कि मेरा ओपिनियन सही है, ऑडिटर कह रहा है कि मेरा ओपिनियन सही है, अनमॉडिफाइड है, पर ऑडिटर फिर चाह रहा है कि मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कोई चीज शेयर होल्डर को बताना चाह रहा हूं, तो क्या सबको कॉल करेगा, जानी दादा ये वाला देख लियो, ये करेगा, एम्फेसाइज करेगा? कहां एम्फेसाइज करेगा? अपनी रिपोर्ट के अंदर। किस पैराग्राफ के अंदर? एम्फेसिस ऑफ मैटर। देखो यार, लॉजिकल सी बात है भाई, मैं चाह रहा हूं शेयर होल्डर को ये पता होना चाहिए, तो अगर शेयर होल्डर को पता होना चाहिए तो कोई तो तरीका होगा ना उसको बताने का, किसी मैटर को एम्फेसाइज करने का। उसके लिए कौन सा पैराग्राफ लाए? एम्फेसिस ऑफ मैटर। तो क्या शेयर होल्डर को अगर कोई बात बतानी है ऑडिटर को, तो क्या हर एक को कॉल करेगा या अपनी अहम चीज के जरिए बताएगा? और वो अहम चीज क्या है? रिपोर्ट है, और उसके अंदर कौन सा पैराग्राफ है? एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। जरा बात समझिएगा। मैंने कहा एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ ऑडिटर तब देगा जब ऑडिटर को ये लगेगा कि मैटर फंडामेंटल है। किसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए? ये यूजर कौन है? वेरी गुड। अब एक बात समझे भाई, अहम बात कहने वाला हूं। यूजर तो शेयर होल्डर है, मान गया। देखो मैं कह रहा हूं एम्फेसिस ऑफ मैटर कब दूंगा। हाँ अच्छा, मानून ने क्या बात कही है, फिर आगे जाएंगे। बेहतरीन, हमारी बहन ने बोला सर ये कह रही है कि एम्फेसिस ऑफ मैटर डालेंगे तो भी रिपोर्ट क्या हो जाएगी? मॉडिफाई। सही कह रही है? क्यों सही कह रही है? ये कंडीशनल है ना, चाहे तो नहीं दें, पर आपकी जजमेंट है कि आप देना चाहते हैं तो दे दें। क्लियर है? वेरी गुड। हाँ जी, कंडीशनल पैरा कोई भी आएगा रिपोर्ट क्या हो जाएगी? मॉडिफाई हो जाएगी। दैट सिंपल उसूल है। अच्छा आगे, वो कह रहा है एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ का। देखो सवाल आ सकता है कि व्हेन एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ इज गिवन, ये तो रट्टे वाला सवाल है। एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ इज गिवन व्हेन इट इज इन ऑडिटर जजमेंट। मैटर जो है फंडामेंटल है, लाजमी है, किसके समझने के लिए? यूजर के समझने के लिए। और दूसरी कंडीशन है, और मैटर एडिक्वेटली डिस्क्लोज हुआ हो। कहां पे? तुम याद करो, मैंने पहली क्लास में कल की मैंने बताया था कि हालात वाकयात कुछ ऐसे, कंपनी पे केस चल रहा है, कंपनी ने उसको डिस्क्लोज किया हुआ है, कंटिंजेंट लायबिलिटी हो गई। अच्छा, अब कंपनी ने क्या किया हुआ है, उसको डिस्क्लोज किया हुआ है क्योंकि उसके हारने के चांसेस लॉयर कह रहा है कम है, यानी प्रोबेबल नहीं है। सही है जी? तो बात समझिएगा, रिमोट है। मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं, प्रोबेबल अगर नहीं है तो क्या कंपनी ने गलत किया हुआ है? कंपनी के फाइनेंशियल शू एंड फेयर व्यू दे रही है, उसने गलत नहीं किया हुआ। बट मैं चाहता हूं कि शेयर होल्डर को ये बात पता होनी चाहिए, तो मैं कौन से पैराग्राफ में बताऊं? एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में मैं पता क्या लिखता हूं, बड़ी मासूम सी इंग्लिश, वी ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड्स नोट नंबर XYZ ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हम बोल रहे हैं हम आपकी तवज्जो चाहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के इस नोट के ऊपर, और फिर इसके नीचे मैं एक चीज लिख के देता हूं, कि हमारा ओपिनियन इस मामले में मॉडिफाइड। क्यों कहता हूं ये? क्योंकि इसके ऊपर में ओपिनियन नहीं था। ऐसा नहीं हो कि वो समझे कि इसमें कोई मसला है, हम उसको बताएंगे ये सिर्फ एम्फेसाइज कर रहा हूं, इसके ऊपर मेरा कोई ओपिनियन मॉडिफाइड नहीं है, ये सिर्फ आपकी एक याद दहानी के लिए, आपके अटेंशन के लिए, इससे ज्यादा ये कुछ भी नहीं है। पहले बताओ यहां तक क्लैरिटी है? अच्छा जी, दो कंडीशंस हो गई। एम्फेसिस ऑफ मैटर कब दे सकते हो? जब तुम्हें लगे कि वो चीज शेयर होल्डर के समझने के लिए जरूरी है। और दूसरा, अच्छा खुद भी सोचो, इंसानी दिमाग लगाओ, एक चीज डिस्क्लोज ही नहीं होगी तो एम्फेसाइज कैसे करोगे? बात क्लियर है? चले जी। अच्छा, अब हम क्या लिखते हैं कि इसकी वजह से ओपिनियन मॉडिफाई नहीं हुआ। अच्छा, दो तीन चीजें तुमसे खेल लेता हूं, मैं जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा। जरा भेजा, कंफ्यूजन होती है, कंफ्यूजन अभी खेलते हैं ना, आगे और डिटेल में करेंगे। ऑनलाइन वालों तुम बता सकते हो बस, और जिससे पूछूंगा आगे रिक्वेस्ट कर रहा हूं वो बताएगा, तू बताएगा। सही है?
मैंने कहा मेरी कंपनी पे केस चल रहा है, अगर मैं हार गया, सही है, तो बहुत बड़ा मसला हो सकता है गोइंग कंसर्न का, बहुत बड़ा मसला हो सकता है गोइंग कंसर्न का। ओपिनियन में बताऊं, मटेरियल अनसर्टेनिटी में, या एम्फेसिस ऑफ मैटर में? डिस्क्लोज हुआ हुआ केस, डिस्क्लोज हुआ हुआ केस, सोच के बताना। चलो पहला सवाल का जवाब लॉक हो गया। डिस्क्लोज हुआ हुआ तो एम्फेसिस ऑफ मैटर में, मोती वाला। हाँ भाई बेग किसमें? मोबाइल रख दे इधर, बात सुन मेरी, इसको रख इधर। हाँ क्या जवाब दे इसका? अबे वो मेरी बात सुन, तूने फिर देख तो लगा मोबाइल में यार, तेरी वजह से मैं ये एक्सरसाइज बंद कर दूंगा, ये डिटेल वाली बता रहा हूँ। मटेरियल अनसर्टेनिटी में, हाँ जानी, अच्छा तू FIR2 वाला, सॉरी। अच्छा अच्छा भाई, कंबर अली मानूर कह रहा है एम्फेसिस में, मैं कह रहा हूँ मटेरियल अनसर्टेनिटी में। रीजन बीइंग, उसके लिए स्पेसिफिक पैराग्राफ बनाया गया है, गोइंग कंसर्न का मसला है। बात क्लियर है? चलो वेरी गुड। देखो ये बच्चे का फेलियर का सबसे बड़ा रीजन है, अनेबल टू आइडेंटिफाई वे टू क्लासिफाई स्पेसिफिक पैराग्राफ। जो चीज जहां बतानी है वो बताएं। चलो अब ये चीज तेरा पूछने का हक नहीं बनता अभी, पहले मेरी बात सुन, एक मिनट सुनो प्लीज, सुने इधर वापस से, अभी क्लियर हो जाएगा, वापस सुनो। मैनेजमेंट ने एक केस डिस्क्लोज किया हुआ है, मैनेजमेंट ने केस, ये बहुत अहम बात कह रहा हूं, फिर इसको हमें कंक्लूड करना है। मैनेजमेंट ने केस डिस्क्लोज किया हुआ है, जबकि मैं बीइंग एन ऑडिटर उसको कह रहा हूं तुम्हें रिकॉर्ड करना चाहिए, तुम हार जाओगे। एम्फेसिस ऑफ मैटर, सारे भंगी फेल हो जाओगे। मिस स्टेटमेंट है, मिस स्टेटमेंट है, ये क्या है? ये एम्फेसाइज नहीं है, मिस स्टेटमेंट है, यहां फंसोगे एग्जाम में। देखो ये ऐसे घुमाता है वो, ये मिस स्टेटमेंट है। सुनो, मिस स्टेटमेंट क्यों है? क्योंकि उसको रिकॉर्ड करना चाहिए, उसने क्या किया हुआ है? अपनी लायबिलिटी को अंडरस्टेट किया हुआ है। दिस इज मिस स्टेटमेंट, और मिस स्टेटमेंट है तो ओपिनियन पे जाएगी, ना ये एम्फेसिस में आएगी, ना ये मटेरियल अनसर्टेनिटी में, क्योंकि ये मसला कहाँ का है? ओपिनियन का है। यहाँ पे कोई एम्फेसाइज नहीं। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन? ये वो अंग्रेजी बता रहा हूँ जो तुम्हें पेपर में लिखनी होगी। एम्फेसिस ऑफ, देखो पता है क्या करेगा, सुनो, सवाल में सिनेरियो बना के देगा, सिनेरियो में बोलेगा एंटिटी ने डिस्क्लोज किया हुआ है, ऑडिटर उसको रिक्वेस्ट कर रहा है कि सही कर लो, मैनेजमेंट कह रही है प्लीज एम्फेसाइज इट एज वी आर डिस्क्लोजिंग इट। मिस स्टेटमेंट है ना, क्योंकि हम कहेंगे डिस्क्लोजर इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। जिसकी अकाउंटिंग होनी चाहिए वो अकाउंटिंग होनी चाहिए, जिसको डिस्क्लोज होना चाहिए वो डिस्क्लोज होना चाहिए। तो पहले बताओ यहाँ पे बीजा खुला, क्लियर है? अच्छा अब आगे देखें इसकी कंडीशन क्यों लिंक की है। प्रोवाइडेड दैट ऑडिटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू मॉडिफाई हिज ओपिनियन बिकॉज ऑफ द मैटर। अब यहाँ से बात समझ आएगी। वो कह रहा है अगर कोई ऐसा मसला है जिसकी वजह से ओपिनियन मॉडिफाई हो रहा हो, तो उसको यहाँ बताने की नीड नहीं है। वो मसला कहाँ का है? यहाँ का या ऊपर का है? ऊपर का ओपिनियन का मसला है। तो देखो क्या इस एग्जांपल से ये रिलेट हो गया, यस और नो? अच्छा अब एक और चीज, मैंने कहा एंटिटी ने 40 मिलियन का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं किया, कह रही है हम डिस्क्लोज कर देंगे, मिस स्टेटमेंट है तो एम्फेसिस में नहीं आएगा। देखो वो क्या कह रहा है, वेरी गुड। अब देखो क्या कह रहा है, वो कह रहा है प्रोवाइडेड दैट ऑडिटर उसके मामले में उसका ओपिनियन मॉडिफाई ना करो, यानी वो ऐसा मसला ना हो जिससे ओपिनियन मॉडिफाई हो रहा, तो वो यहाँ की बात नहीं है, ऊपर की बात है। बात क्लियर है? तो ये आपने फर्क रखना है इसके अंदर। चलो एक और एग्जांपल तुमसे खेलते हैं। तो फिर उसके लिए हमें देखना होता है रिटन रिप्रेजेंटेशन लेनी है, क्या करना है व्हाटसोएवर, वो देखते हैं, वो आगे देखते हैं। चलो जी ओके। अच्छा जल्दी से मेरी बात सुनिएगा, इधर वापस से फोकस। एग्जांपल, मैंने कहा एक इदारे ने के ऊपर केस चल रहा है, उसने वो डिस्क्लोज किया हुआ, बट उसके अंदर जो अमाउंट है वो गलत डिस्क्लोज की हुई है, मिस स्टेटमेंट है। एम्फेसिस करेंगे नहीं करेंगे?
हाँ जी, एम्फेसिस करेंगे नहीं करेंगे? अच्छा, बच्चे कह रहे हैं सर मिस स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट मिस स्टेटमेंट है, क्योंकि डिस्क्लोजर सही ना देना भी इटसेल्फ मिस स्टेटमेंट, तो ये यहाँ का मसला है, ओपिनियन का मसला है। अच्छा, अब एक आखिरी चीज इसमें, प्रोवाइडेड दैट मैटर इज नॉट अ की ऑडिट मैटर, मैटर इज नॉट अ, अब एक समरी बताते हैं, इधर इधर रे बात नहीं, इधर इधर सुन मेरी बात, बड़ी अहम है। मैं कह ये रहा हूं कि भाई एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ का एक क्रक्स समझो। क्रक्स ये वो बोलता है एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ आप तब देना जब उस मसले की वजह से ओपिनियन मॉडिफाई, मेरी बात सुनने पहले, जब उस मसले की वजह से ओपिनियन मॉडिफाई ना हो रहा हो। वापस से, कोई भी मसला है, कोई भी मसला है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कोई भी मसला है, आप एम्फेसिस ऑफ मैटर देने का सोचना तब शुरू करना जब वो मसला ओपिनियन का मसला ना हो, तो पहले वो आउट हो जाएगा। दूसरा, वो कह रहा है अगर वो मसला की ऑडिट मैटर है, की ऑडिट मैटर का मतलब होता है बड़े मसले, अभी तक तुम्हारी आसान सी जबान में बड़े मसले जो सिखाऊंगा, अगर वो मसला हुआ तो वो यहाँ नहीं आएगा, वो कौन से पैराग्राफ में आएगा? की ऑडिट। क्या मैंने की ऑडिट मैटर सिखाया? नहीं, पर वो ऐसा मैटर है जो कि कहाँ रिपोर्ट होना चाहिए, की ऑडिट मैटर के सेक्शन में, उसमें भी एम्फेसाइज ही करवाता हूँ, बट वहां पे एम्फेसाइज करने का तरीका अलग होता है। एम्फेसाइज तो मैं फिर कराऊंगा, पर इस सेक्शन में नहीं, की ऑडिट मैटर के सेक्शन में। अच्छा मेरी बात सुनने में फिर रिपीट कर रहा हूँ, की ऑडिट मैटर का सेक्शन मैंने अभी सिखाया नहीं है, पर दो चीजें याद रखो, एम्फेसिस और मैटर पैराग्राफ देने का कब सोचोगे? पहले तो वो ओपिनियन का मसला ना हो, दूसरा वो की ऑडिट मैटर, कितनी कंडीशंस हो गई? दो, फिर दो और आती हैं। देखो कि क्या तुम्हारी नजर में वो मसला शेयर होल्डर को पता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और आखिरी चीज क्या है? डिस्क्लोज होना चाहिए। अच्छा, क्या मैं ये कहूं एक मैटर तुम्हारी नजर में पता भी होना चाहिए, डिस्क्लोज भी हुआ है, पर वो की ऑडिट मैटर है, तो यहाँ आएगा वहां आएगा, वहां पर आएगा, क्योंकि पहले तरजीह किसको दी गई है? की ऑडिट मैटर को। यानी कुछ तो होगा ना वहां पे कि जो ये कह रहा है कि वो यहाँ नहीं बताना, वहां बताना। पहले बताओ ऑनलाइन वालों, तुम सबको ये बात क्लियर है? पक्की बात है? वापस से, मैंने क्या कहा, एक ऐसा मसला है जो तुम चाहते हो कि शेयर होल्डर को पता हो, सही है जी, और वो डिस्क्लोज भी है, बट वो एक बहुत बड़ा मसला है, तो वो की ऑडिट मैटर बन गया। वो बोल रहा है बताओ अपनी रिपोर्ट में, बट यहाँ नहीं बताना, की ऑडिट मैटर के सेक्शन में बताना, जो हमने सीखा नहीं है। फिर वो बोले ऐसा मसला है जो तुम्हें पता है शेयर होल्डर को पता होना चाहिए, पर वो ओपिनियन की मिस स्टेटमेंट का मसला है, तो ओपिनियन में आना चाहिए, वो यहाँ पे नहीं आना चाहिए। क्या ये चीज क्लियर है? सर हम इसको कंक्लूड करते हैं यहाँ तक, तो कुल मिला के हमारे कितने सेक्शन हो गए? 6 सेक्शन हो गए। क्लियर है जी? मिलते हैं अगली क्लास में अगले सेक्शन के साथ, 9 सेक्शन बच गए। सही है जी? ओके जी। अच्छा भाई, अब हमारे पास FAI 2 की क्लास 7:30 पे थी ना? नहीं नहीं, कसम से, चलो वो फौरन शुरू कर रहे हैं, फौरन दस्ती जानी दस्ती फौरन। ओके जी, आ जाओ, अल्लाह हाफिज।